वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह था शिशुनाग। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को सत्ता से हटा करके मगध पर नागवंश की नींव डाली थी और शिशुनाग ने ही अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे भी मगध साम्राज्य में मिला लिया था। याद रखेंगे कि मगध में जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था वह बृहद्रथ था और जो बिंबिसार है तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया था और बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। नेक्स्ट है, गंडमक की संधि से निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो जो गंडमक की संधि है इसकी संधि से द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध या लिटन के समय में यह हुआ था 1878 से 1880 के बीच में, याद रखना है। और इस युद्ध की समाप्ति गंडमक संधि के साथ हुई और इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों का वर्चस्व जो है अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो यह उत्तराधिकार का युद्ध था। इसका नाम था देवराई का युद्ध। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच अंतिम युद्ध जो हुआ मई 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराई की घाटी में हुआ था, जिसमें दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ था। इसके बाद दारा शिकोह को धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला घोषित कर मृत्यु दंड दिया गया और औरंगजेब ने इसके बाद दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो यह है हेनरी डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है और आज़ादी के बाद रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रपति कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो याद रखना है, रामधारी सिंह जो दिनकर हैं यह आज़ादी के बाद से राष्ट्र कवि बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। तो यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाएगा तो जो शेष बचेगा वह प्राथमिक घाटा होगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। राजकोषीय घाटा होता है उसमें से ब्याज को घटा दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा आता है। नेक्स्ट है, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में क्या है? तो जो कोर उद्योग होता है उसका आधार वर्ष जो है 2011-12 है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। और कोर उद्योग के अंतर्गत में 8 उद्योग आते हैं: कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस, बिजली, सीमेंट और रिफाइनरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो यह किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण किया जाता है और 2021-22 के लिए 5 रुपये बढ़ाकर यानी 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था यह 5 सितंबर 2005 ईस्वी को पारित हुआ था तथा 2006 में यह 2 फरवरी को लागू किया गया था। साथ ही 2 अक्टूबर 2009 को
नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा किया गया था। ये भी याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा किया गया था। नेक्स्ट है भगवती समिति निम्न में किससे संबंधित है? जो भगवती समिति है यह बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। और जो भगवती समिति है इसका गठन 1973 में किया गया था। साथ ही हमें याद रखना है जैसे बैंकिंग सुधार से संबंधित था उसका नाम था गाइपोरिया समिति। एक था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना से, वो था भंडारी समिति। और एक कृषि ऋण से संबंधित था खुसरो समिति। और औद्योगिक नीति से संबंधित था हजारी समिति। और एक था सत्यम समिति। तो सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित था। और सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित था। साथ ही एक था वैद्यनाथन समिति। वैद्यनाथन समिति सिंचाई से संबंधित था। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया गया था तथा 1930 में इसी आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो थे महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। इसमें जगत नारायण, चिमन लाल सीतरवाड़ और साहबजादा सुल्तान यह सभी जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें शामिल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस हत्याकांड का जो आरोपी था जनरल डायर था। इस हत्याकांड के जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्य जगत नारायण, चिमन लाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान थे। नेक्स्ट है किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ये किया गया था पूना सार्वजनिक सभा में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह 2 अप्रैल 1870 को की गई थी। याद रखेंगे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1870 को यह महादेव रन्नाडे, गणेश जोशी और थे एक एस.एच. चिपलूकर इनके द्वारा किया गया था। और इस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग भी की थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश था यह सबसे कम समय तक शासन किया था। जो खिलजी वंश है यह 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया था, यानी मात्र 30 वर्षों तक शासन किया था। जबकि सबसे अधिक शासन की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन है यह तुगलक वंश के द्वारा किया गया था। जो तुगलक वंश है यह 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? तो यह है सांची का स्तूप। याद रखेंगे जो सांची का स्तूप है इसका संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है, यानी यह बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो जुलाई 1858 में अमर सिंह के द्वारा जो जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार थी उसका जो प्रधान था वह था हरकिशन सिंह। याद रखेंगे। और जो अमर सिंह थे यह इन्हीं के भाई था हरकिशन सिंह। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता में
किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों के द्वारा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं और इसी समझौते के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी हुआ तथा लॉर्ड इरविन को भी गांधी के कुछ मांगों को मानना पड़ा था। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो जो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन 1927 में किया गया था। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो जो बीएमडी परीक्षण है यह ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी और यह एक हड्डी का रोग है ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 3 साल तक होता है और इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है अभी 54 है टोटल। याद रखना है इसमें 54 देश शामिल है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो जो रेड क्रॉस है याद रखेंगे इसकी स्थापना जो हुई थी 1863 में हुई थी और यह हेनरी ड्यूडेट के द्वारा स्थापित है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो इसे 1917 में एक बार और एक 1944 में और एक बार 1963 में तीनों टाइम इसे विशिष्ट कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो 1972 है 1972 में इसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व नर्स दिवस है यह प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे। और एक होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है और एक होता है विश्व हीमोफीलिया दिवस यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है और एक वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस होता है यह 8 मई को मनाते हैं और विश्व तंबाकू रोधी दिवस होता है यह 31 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? जो हम्पी अवशेष है इसे 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। साथ ही याद रखेंगे जो आगरा का किला है और साथ ही एक अजंता की गुफा। तो आगरा की किला और अजंता की गुफा दोनों को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और सूर्य मंदिर को 1984 में विरासत सूची में शामिल किया गया था और सांची स्तूप को 1989 में और जो आमेर का किला है आमेर के किले को 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंकुला सुरंग है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन जो है यह जल्द ही 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू करेगा और यह 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनी विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग होगा। यह सुरंग मनाली से लेह तक सभी मौसमों में संपर्कता को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पद के लिए महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। हमारा आंसर ये हो जाएगा और इस कदम से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हेतु जो महिला उम्मीदवारों की संख्या है उसमें वृद्धि होगी और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वह जस्टिस एम फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट है सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो जो सुभद्रा योजना है इसकी शुरुआत उड़ीसा में की गई है। याद रखेंगे सुभद्रा योजना उड़ीसा में शुरू की गई है और इस योजना के तहत 21 से 60 साल की उम्र की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को
2025 24-25 से 2028-29 तक की अवधि तक हर साल 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वह चीन रहा है। दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कोच्चि में किया गया। यह जून 26 से 28 जून तक कोच्चि केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है ओणम उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो ओणम होता है यह केरल में मनाया जाता है और यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ओणम को खास तौर पर खेती की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है कपिल परमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो जो कपिल परमार है यह जूडो से संबंधित है। यह जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सहृदय लोकन है। मुद्रा राक्षस जो है इसमें शामिल नहीं है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक में 3 भारतीय पुस्तकों को एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल करने का निर्णय लिया गया। रामचरितमानस जो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास द्वारा लिखा गया था अवधी भाषा में, और पंचतंत्र को 300 ईसा पूर्व विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था, और जो सहृदयम है इसकी रचना जो है आचार्य आनंद वर्धन द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है इस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है, तो यह किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। याद रखेंगे जो आईआईटी मद्रास है इसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। और आईआईटी दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में प्रकाश कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रकाश कुमार और ब्रजेश मल्होत्रा को बिहार राज्य का सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, और अमृतलाल मीना है या बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। याद रखना है जो अमृतलाल मीना है बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह 2024 में 5 लोगों को दिया गया है, और 2024 में पुरस्कार 4 व्यक्ति और 1 संगठन को दिया गया है। 4 व्यक्ति जो हैं, एक है मियाजाकी हकायो, यह जापान के हैं, मानवीय स्थिति को उजागर करने में एनिमेशन का उपयोग के लिए। एक है कर्मा फुंटसो, यह भूटान के हैं, भूटान की सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए। और तीसरे जो हैं गुयेन थी नगोक फुओंग, ये वियतनाम के हैं, न्याय की मांग करने के लिए। और फरवीजा फारान जो है इंडोनेशिया के हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु। और एक थाईलैंड का संस्था है जिसका नाम है ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट। याद रखना है ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए इसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय पोषण माह है यह सितंबर में मनाया जाता है। यह 1 से 30 सितंबर 2024 तक मनाया गया है। और 7वें
राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदयगिरी में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। हमारा आंसर डी है, जो महाराष्ट्र हो जाएगा। और उदयगिरी में नया बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है तथा इसका जो प्रवेश द्वार है बिहार के सांची स्तूप से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया था? तो यह 50 किलो कैटेगरी के थे, इससे बाहर किया गया था। और विनेश फोगाट हरियाणा राज्य से संबंधित है, याद रखना है। जो विनेश फोगाट है यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई है? तो यह किया गया है बीजिंग, चीन में। WMCC की 31वीं बैठक का आयोजन जो है 29 अगस्त 2024 को बीजिंग में आयोजित किया गया और WMCC को 2012 में एक समझौते के माध्यम से बनाया गया था। WMCC में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी भारत और चीन के शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसे 29 अगस्त को 2024 में लॉन्च किया गया है गोवा से, और एक गोवा CPR लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो भारत का जो 13वां प्रमुख बंदरगाह है यह बना है बधावन, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और यह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये V रामा सुब्रमण्यम बने हैं। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और इनसे पहले जो थे अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष थे, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन का निधन हो गया है और 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को में मर गए हैं। और इन्हें 1988 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जबकि हमें पूछा गया है पद्म भूषण इन्हें कब मिला था, तो इनको जो पद्म भूषण दिया गया था यह 2002 में दिया गया था। तो याद रखना है, जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री दिया गया था और पद्म विभूषण जो है 2002 में दिया गया, और पद्म भूषण जो है 2002 में दिया गया और पद्म विभूषण जो है 2023 में दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के द्वारा बाल विवाह निषेध जो लाया गया विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? देखते हैं। तो इसमें जो है मत्स्य जो है तत्सम का उदाहरण है। तत्सम का उदाहरण में मिष्ट हो जाता है, मक्षिका हो जाता है, मयूर हो जाता है। नेक्स्ट है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपकार में उप जो है उपसर्ग है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो इसमें जो कौन है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा? तो धर्म शब्द का जो विशेषण होगा वह धार्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपाल कुंडला, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो जो कपाल कुंडला पुस्तक है उसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा। और यह बंगाली भाषा में लिखित प्रेम उपन्यास है और इसमें कपाल कुंडला नामक एक वनवासी कन्या की कहानी का उल्लेख किया गया है और इसके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है, इसमें करेक्ट पैसिव फॉर्म चूज करना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, जो अपना मतलब प्रॉमिस रखता है तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस शुड बी केप्ट। हमारा आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे शुड प्लस केप्ट जो दिया हुआ है V1 के प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य जो है यह मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस है, इसलिए प्रॉमिस शुड बी केप्ट सही होगा। नेक्स्ट है, इंडेवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो इंडेवर शब्द है तो इसका मतलब होता है प्रयास, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा ट्रिक हो जाएगा। विलोम पूछा हुआ है तो इसका हो जाएगा उल्टा ट्रिक। नेक्स्ट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, यहाँ पे V2 यूज होगा। अवेटेड है जो V2 है तो इसलिए यहाँ पे केम भी हो जाएगा, V2 हो जाएगा। हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो जो फॉर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स है यह टेरिडोफाइट से संबंधित है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं यह बीजाणु उत्पादक संवहनी पौधे होते हैं और इसका जो मुख्य पादप शरीर का एक द्विगुणित स्पोरोफाइट है जिसमें एस्पेरेगिया जो होता है इसके साथ स्पोरोफिल नामक विशेष पतियां होती है और यह अर्धगुणसूत्र विभाजन से गुजरते हुए बीजगुणित बीजाणु उत्पन्न करती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं फर्न होते हैं, हॉस्टेल होते हैं, लाइकोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, और ये ब्रायोफाइटा जो होता है तो ब्रायोफाइटा पादप जागत के उभयचर और उन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल मॉस, हॉर्नवर्ट्स, लीवरवर्ट्स, रिकिया और पेलिया होते हैं। नेक्स्ट है, घोंगे जंतु पादप के किस संघ का उदाहरण है? तो जो घोंगा होता है यह मोलस्का संघ का उदाहरण होता है। मोलस्का द्वितीय सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी संघ है और घोंगा जो होता है अकशेरुकी होता है तथा यह यूकेरियोटा डोमेन और एनिमेलिया जगत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टेज को ग्लूकोज में विघटित करता है, तोड़ता है, यह सही है। एमाइलेज जो होता है लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, यह भी सही है। तो हमारे दोनों आंसर सही है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। यानी माल्टेज जो होता है, माल्टेज और एमाइलेज दोनों लार में होता है, लेकिन माल्टेज जो होता है यह शर्करा को माल्टोज में चेंज करता है और जो एमाइलेज होता है यह स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है? यह होता है बाल। जो बाल होता है मानव शरीर का उसका जो विकास होता है इसको एनाजेन, कैटाजेन और टेनाजेन अवस्थाओं में बांटा गया है। एनाजेन में होता है यह बाल के विकास का प्रथम चरण होता है और जो कैटाजेन होता है यह एनाजेन के बाद आता है और यह एनाजेन तथा टेलाजेन चरण के बीच 1 से 2 सप्ताह का चरण होता है। और जो टेलोजेन होता है यह जो बाल का जो विकास होता है अंतिम चरण है। इसमें आराम चरण के रूप में जाना जाता है जो आमतौर पर 3 महीने तक रहता है, यानी यह धीरे धीरे बढ़ता है। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग
कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो एक स्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का जो दर है ये लाल प्रकाश में जो होता है मैक्सिमम होता है और जो हरा प्रकाश होता है उसमें न्यूनतम होता है। साथ ही याद रखना है जो क्लोरोफिल में मौजूद होता है एकमात्र धातु वह मैग्नीशियम होता है, यानी क्लोरोफिल में सिर्फ मैग्नीशियम पाया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है C55H72 MgN4O5। याद रखेंगे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है C55H72 MgN4O5। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें रोक्फोटाइन सी पाया जाता है? रोक्फोटाइन सी पाया जाता है तो यह होता है पनीर जिसमें रोक्फोटाइन सी पाया जाता है। और यह उच्च मात्रा में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो 0.05 से 1.47 मिलीग्राम पर किलोग्राम की कम सांद्रता पर होता है जो कि घरेलू चीज में होता है और यह उपभोक्ता के लिए सुरक्षित पाया गया है। यह एक माइकोटॉक्सिन है। माइकोटॉक्सिन जो होते हैं स्वाभाविक रूप से कुछ कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं यह स्क्लेरन काइमा के बने होते हैं और एक कोलन काइमा होता है। तो कोलन काइमा ऊतक जो होता है यह कोलन काइमा यह पौधों को शक्ति और लोच प्रदान करता है। और जो पैरन काइमा होता है तो पैरन काइमा ऊतक होता है भोजन को स्टोर करने और अंग को स्फीति प्रदान करता है। और जो जाइलम होता है तो यह संवहनी ऊतक होता है जो पौधे के शरीर पूरे भाग में पानी का परिवहन करता है। नेक्स्ट है वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती है? तो यह होता है एंटीजन। एंटीजन जो होता है पेप्टाइड्स और पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं और बैक्टीरिया या वायरस का कोई भी हिस्सा जैसे सतही प्रोटीन कोट कैप्सूल टॉक्सिन और सेल वॉल एंटीजन के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की थी? तो प्रोटीन की जो रचना की व्याख्या की थी वह पॉलिंग और कोरी ने की थी। हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो लिनस पॉलिंग और रॉबर्ट कोरी ने 1951 में प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट की सेकेंडरी संरचनाओं का प्रस्ताव रखा था। लिनस पॉलिंग को प्रोटीन की संरचना पर स्ट्रक्चर पर उनके कार्य के लिए 1954 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जो नेटवर्क है क्या है? तो यह होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क होता है। और जो डायफ्राम होता है तो डायफ्राम फेफड़े के नीचे होता है और यह श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है। और जो गिल्स होता है यह मछलियों में पाया जाता है, पानी में सांस लेने के लिए उपयोग करने वाला श्वसन अंग है। और स्पाइराक्लेस जो है यह शरीर के पिछले भाग पर छोटा सा छिद्र होता है जिसके माध्यम से वायु श्वसन नली तंत्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो यह हो जाएगा लंदन परिक्षेपण बल। हमारा आंसर बी हो जाएगा। लंदन परिक्षेपण बल जो होता है वह बल जो परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से उत्पन्न होते हैं लंदन परिक्षेपण बल कहलाते हैं और यह बल आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाते हैं? तो यह यौगिक बनाते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक है यह जॉन डाल्टन को माना जाता है और जॉन डाल्टन का
जो परमाणु सिद्धांत है, यह परमाणुओं और उनके गुणों के संदर्भ में सभी पदार्थों का वर्णन करने का पहला पूर्ण प्रयास था। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो इसमें जो सोडियम है यह क्षारीय मृदा धातु नहीं है। क्षारीय मृदा धातु आवर्त सारणी में समूह 2 में 6 रासायनिक तत्व हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यह सभी क्षारीय धातु हैं और यह समूह 2 के एलिमेंट हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो एक होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यह सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के बंधन से बनते हैं और इसमें परमाणुओं के बीच जो होता है इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझाकरण होता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रोनरागी संकलन अभिक्रियाओं की रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा मार्कोवनिकोव का नियम। आंसर हमारा सी हो जाएगा। मार्कोवनिकोव का जो नियम होता है यह कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रियाओं की रेडियो सिलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रियाओं का एक उत्पाद नहीं है। तो यह नाइट्रोजन हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है और यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया या ऊष्माक्षेपी, ये दोनों हो सकता है। लेड नाइट्रेट का जो अपघटन होता है इससे लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों बनता है। नेक्स्ट है, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दूध में घुले हुए अशुद्धियों को अलग करने के लिए स्तंभ क्रोमेटोग्राफी जो विधि होता है इसका प्रयोग करते हैं और यह ऐसा तकनीक है जिसका उपयोग किसी रसायन यौगिक को द्रव में घुले हुए मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? यह हो जाएगा हेलाइट। हेलाइट जो होता है आमतौर पर सेंधा नमक के रूप में पाया जाता है। यह एक प्रकार का लवण है जो सोडियम क्लोराइड का खनिज रूप है और हेलाइट आइसोमेट्रिक क्रिस्टल बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो यह होता है आर्द्रता के कारक में कमी से। यानी वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तरल वाष्प में चेंज हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो वायु में मौजूद जलवाष्प की सांद्रता है, तो आर्द्रता की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? क्या हो जाएगा? आवेग। रैखिक संवेग तथा आवेग का जो विमीय रूप होता है ये समान होता है। रैखिक संवेग तथा आवेग का जो विमीय रूप होता है वह होता है mL/T⁻⁻1। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो फैराडे और हेनरी के द्वारा।
जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज तथा समझ फैराडे तथा हेनरी द्वारा दिए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है, यह स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है। तो यह करता है एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा ट्रांसफर होता है। तो जब एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। याद रखेंगे m जो होता है या मास होता है और v जो होता है वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो यह 7 भागों में विभाजित किया जाता है। जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश श्रृंखला में आमतौर पर जो तरंग दैर्घ्य है इसके 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जैसे रेडियो तरंग और रक्त दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण एटसेट्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है यह मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और भारत सरकार द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। और जो लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक का मतलब होता है सरकार का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। गणराज्य का मतलब है जो राज्य का प्रमुख होता है एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है। और संप्रभु या सार्वभौम का मतलब होता है स्वतंत्र और किसी अन्य देश के नियंत्रण के अधीन नहीं होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो ये थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो यह अनुच्छेद 164 में दिया गया है। अनुच्छेद 64 बोलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति का अनुशंसा करेगा। और जो आर्टिकल 163 है तो आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह मिलेगी। और आर्टिकल 165 है इसमें राज्य के लिए एक महाधिवक्ता के बारे में बोला गया है। और आर्टिकल 167 है इसमें राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह 2019 में किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 में सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वर्ष 2019 में पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो यह है मतदान का अधिकार। याद रखेंगे कि मतदान का जो अधिकार है यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में नहीं है। पहले जो
मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार 7 थे, जिसमें से 7वां जो था उसे हटा करके जो लीगल राइट बना दिया गया संपत्ति का अधिकार, वह 300 के ए में डाल दिया गया है। और जो 6 हैं, अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और एक होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो रंगराजन समिति है, सी रंगराजन समिति, यह गरीबी से संबंधित है। और याद रखेंगे, गरीबी से संबंधित एक और है तेंदुलकर समिति। रंगराजन समिति देश में गरीबी नापने की पद्धति की समीक्षा के लिए जून 2012 में योजना आयोग द्वारा गठित किया गया था और 30 जून 2014 को इसने अपना रिपोर्ट दिया था। इसके रिपोर्ट के अनुसार शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना जाना चाहिए था। और साथ ही याद रखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति जो 2005 में आया था, एक था लाकड़ा वाला समिति या 1993 में आया था, और वाई के अलग समिति या 1979 में आया था। यह सभी गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट है सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? तो यदि कोई लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो अधिकतम 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, और दोनों जगह से जीतने पर एक सीट उसे छोड़नी पड़ेगी, और छोड़े हुए सीट पर दोबारा चुनाव होता है। 1996 में पूर्व कोई प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 33(7) को संशोधित करके उम्मीदवारों को 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? तो ये हुए थे 1977 का अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति भारतीय राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष आदि होते हैं। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जिसके पास सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से से कम सीटें नहीं हैं, तो उस सदन के विपक्षी मंत्रिमंडल में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो यह भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं। अनुच्छेद 103 में संसद सदस्यों की अयोग्यता के निर्णयों से संबंधित है, और इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह लेते हैं और उस सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। वहीं अनुच्छेद 102 है, यह बताता है कि यह संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है। यदि वह किसी भी लाभ का पद धारण करता है, विकृत दिमाग वाला या दिवालिया भारत का नागरिक नहीं हो सकता होता है, तो उसे सदस्यता नहीं दी जाएगी, उसे अयोग्य माना जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक प्रणाली में पील का अर्थ क्या है? तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में पील का जो अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। यह सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करता है और सामाजिक रूप से वंचित पक्षों के लिए न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित भी करता है, और इसे न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा पेश किया गया था। याद रखेंगे कि जो पील है इसे PN भगवती के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? देखते हैं। भूमि को फिसलने से रोकने के लिए प्रतिक्षारण दीवार का निर्माण, यह है सतही जल निकासी नियंत्रण, बारिश के पानी और झरने के प्रवाह से भूस्खलन की गति नियंत्रित करने के लिए काम करता है, और भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खतरा मानचित्रण। लास्ट है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। यह स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। यानी भूस्खलन एक ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान की गति है, और भूस्खलन को रोकने के लिए भूमि को खिसकने से रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार का निर्माण करते हैं,
सतही जल निकासी नियंत्रण या बारिश के पानी और झरने के प्रभाव के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है और अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं और जो भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र होती है उसको पता लगाते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो ये हो जाएगा, आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। पुराने कुओं के सूखने का प्राथमिक कारण है कि कुओं के आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा रहता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण जल के अधिक उपयोग की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, करेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो करेवा का निर्माण होता है यह कश्मीर के हिमालयी क्षेत्रों में होता है और सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग है गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में किया था। और करेवा जो शब्द है इसका मतलब होता है ऊंची पठारी भूमि। करेवा की संरचना का निर्माण कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में हमेशा होता है और कश्मीर घाटी में जाफरान जो होता है यानी केसर, बादाम, अखरोट, सेव और बगीचों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो अशोधित मृत्यु दर है वह 7.1% है और कुल मृत्यु में शिशु का मृत्यु परसेंट जो है वह 13.6% है। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? तो टिस्को के द्वारा 1912 में स्टील उत्पादन शुरू किया गया था और 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः जो औसत तापमान होता है वह 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और पश्चिमी घाट में शामिल राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2012 में नामित किया गया था। पश्चिमी घाट में दर्रे हैं थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के बने हैं। सही है। पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ को खादर बोलते हैं। और हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है मुख्य रूप से उत्तरी मैदानी और घाटियों में पाई जाती है और यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस में समृद्ध होता है, क्योंकि हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा की गई होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौकाम झील है? तो यह है टीटीकाका झील, जो दक्षिण अमेरिका में है। टीटीकाका झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची नौकाम झील है और यह समुद्र तल से 3810 मीटर ऊंचा है। याद रखना है, यह समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर है और पश्चिम में पेरू तथा पूर्व में बोलिविया के बीच में स्थित है। और ये जो सुपीरियर झील है यह दुनिया के सबसे मीठे पानी का झील है। और जो ह्यूरॉन झील है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका में स्थित दूसरी सबसे बड़ी झील है। और जो कोमो झील है यह इटली की तीसरी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो यह है काराकोरम दर्रा। जो काराकोरम दर्रा है भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। और जो एक है खैबर दर्रा। तो जो खैबर दर्रा है यह पाकिस्तान में स्थित खैबर पख्तूनवा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। और जो जोजिला दर्रा है, तो जोजिला है लद्दाख को श्रीनगर और शेष भारत से जोड़ने वाली रणनीतिक दर्रा है। नेक्स्ट है,
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी ध्रुवी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चंद्रमा का लगभग 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और हमारे ग्रह की एकल कक्षा में चंद्रमा जो है 27.3 पृथ्वी दिवस लेता है, यानी 27.3 दिन लेता है, और उतने ही समय जितना समय उपग्रह को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगता है। मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है।